Good morning, ma'am. Very good morning. Okay, good morning, class. You can mention your attendance in the chat box and अपना नाम और अपना सेक्शन मेंशन किया करिए क्लास. डोंट रेज योर हैंड और हम ऐसे अटेंडेंस नहीं लगाए, ठीक है. आपको चैट बॉक्स में अपना नाम और सेक्शन मेंशन करना होता है. ओके, रिमेम्बर दैट. ओके, चलो नेक्स्ट क्लास. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा तो प्रोसेस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एंड वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी विद इन रिलेशन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो भी हमारे एनवायरनमेंट है, जो इंटरनली है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटर एनवायरनमेंट ऑफ द मार्केट, टेक्नोलॉजी और ये सारी जितनी भी चीजें हैं, इन सब में कुछ ना कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रहती है. तो इन इस रिस्क और अनसर्टेनिटी को हम लोग बहुत सारी टेक्निक से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं फाइनल डिसीजन लेने से पहले, यानी फाइनल इन्वेस्टमेंट करने से पहले. और रियली पहले तो हम लोग प्रोजेक्ट का अप्रेजल करते हैं ना, कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए कम हमको बेनिफिट्स दे रहा है. और ऑलरेडी हम लोग अलग अलग सिनारियों में भी देख चुके हैं कि किस तरह का हम स्ट्रक्चर बनाए तो हमारे लिए फ्रूटफुल है. तो अब इसके बाद जो एंड में पॉइंट आता है वो आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का, यानी फायदा और नुकसान. यानी हम ये तो देख चुके हैं कि हमें किस स्ट्रक्चरल वे में जो हम लोग डेट्स और इक्विटी का स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका कौन सा स्ट्रक्चर हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा. देन अगर हम लोग बात करते हैं कि उस स्ट्रक्चर में हम लोग अलग अलग कॉस्टिंग निकालते थे, जो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, अगर हम कुछ रिटेन अर्निंग भी रखते हैं देन उसकी भी कुछ ना कुछ हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रही होती है, कुछ हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो हमें मिलना चाहिए हमें नहीं मिलता है. ठीक. तो बेसिकली हम लोग पहले स्ट्रक्चरिंग देखते हैं, देन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अलग अलग जो जितनी भी हमारी कॉस्ट है उनकी क्या कॉस्टिंग आ रही है. देन उसके बाद हम लोगों ने वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखा, ठीक है, कि एवरेज कॉस्ट कितनी लग रही है. फिर उसके बाद हम लोगों ने अदर कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करी. हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कैपिटल को हम लोग स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसकी टेक्निक्स हम लोगों ने डिस्काउंटिंग और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स पढ़ी, ठीक है. यानी कैपिटल की स्ट्रक्चरिंग के लिए जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज करते हैं और जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अवॉइड करते हैं, तब हम देखते हैं कि अलग अलग सिनारियों में हमें प्रोजेक्ट का अप्रेजल हम कैसे कर पा रहे हैं, यानी इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल हम कैसे कर पा रहे हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने यही पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पे बैक पीरियड पढ़ा और हम लोगों ने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा, जिसके थ्रू हमें पता चला कि भाई हम अपने प्रोजेक्ट को अप्रेज कैसे कर सकते हैं, कौन सा हमारे लिए फ्रूटफुल प्रोजेक्ट. ओके, तो ये तो अप्रेजल की बात हो गई. उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं तब कुछ रिस्क इनहेरेंट होते हैं, कुछ रिस्क हैं, कुछ अनसर्टेनिटीज हैं जो एनवायरनमेंट में रहती हैं, और हम उन रिस्क और अनसर्टेनिटी का असेसमेंट करते हैं. बिकॉज प्रोजेक्ट में पैसा तो लगाना और प्रोजेक्ट में बेनिफिट्स देखने के बाद भी हमें ये चीज कंसीडर करनी पड़ती है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिस्की है. और ये रिस्क भी जानना जरूरी होता ही है, क्योंकि जिसमें ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा हम वो चीजें जल्दी ऑप्ट नहीं करेंगे जब तक हम पूरी तरीके से एश्योर ना हो. या ऑब्वियसली जो छोटी कंपनियां होती हैं, जो नई कंपनियां होती हैं, वो ज्यादा रिस्क नहीं लेती क्योंकि उनके पास उतना बैकअप प्लान नहीं होते हैं. बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या जिनकी बहुत सारी डाइवर्सिफाई है, बहुत सारी अलग अलग तरह की उनके बिजनेसेस हैं, वो इस तरह की चीजों में मतलब रिस्क ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं. तो आज हम लोग यही बात करेंगे कि किस तरह से इन रिस्क का इवैल्यूएशन होता है. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो रिस्क के इवैल्यूएशन की टेक्निक्स एक बार पढ़ ली थी, हम लोग जल्दी से इनको रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट इज रिस्क एडजस्टेड कट ऑफ रेट. ऑलरेडी हम लोग कट ऑफ रेट पढ़ चुके हैं कि कट ऑफ रेट कैसे निकालते हैं, कौन सा ऐसा सर्टेन पॉइंट है, हम लोगों ने ग्राफ्स में भी देखा था. कहाँ पर हमारा रिस्क फ्री जोन है. हम लोग अगर ग्राफ आपको याद हो तो हम लोग एक जोन बनाते थे ना जहां तक हमारा रिस्क फ्री है, जिसको RF बोलते थे. देन उसके बाद रिस्क प्रीमियम स्टार्ट होता था. जैसे जैसे हम ग्रेजुअली अपने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रिस्क प्रीमियम यानी रिस्क में जो एक इंक्रीज होता जाता है. ठीक है, तो वो इंक्रीज भी कहाँ तक
हम उसको मतलब देख पाएंगे कहाँ तक वो हमारे लिए रिस्क लेना ठीक रहेगा। ठीक है, इसका हम लोगों ने ग्राफ देखा था। तो ये जो रिस्क एडजस्टेड कट ऑफ रेट है ये उसी से रिलेटेड है। तो हम लोग जल्दी से एक एग्जाम्पल देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, इससे समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम लोग उसमें भी यही देखते थे ना कि कब इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इसकी डेफिनेशन पर जाए तो this is one of the simplest method while calculating the risk in capital budgeting. Increase cutoff rate or discount factor by certain percentage on account of risk. जब हम इंक्रीज करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज में इन्वेस्टमेंट में, तब हमारा रिस्क कहाँ तक बढ़ जाता है और हमें कहाँ तक हमारे वो कंट्रोल में है, उसके ऊपर वो हमारे कंट्रोल से बाहर चला जाएगा तो हम उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल देते हैं। मिस्टर रामकृष्ण लिमिटेड है ये, इन इन्होंने क्या किया है, इन्वेस्टमेंट ये देख रहे हैं और इन्वेस्टमेंट पे इन्होंने देखा है कि इनके पास दो इन्वेस्टमेंट के अवेलेबल ऑप्शंस है, एक्स एंड वाई, और दोनों की कॉस्टिंग 1,50,000 है। फाइन, ओके। तो ये इन्होंने दिया है, ये इनफ्लोज है। इन्होंने बोला है कि भाई एक्स से जो हमने 1,50,000 लगाया है, वाई में हमने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया और ये हमें उससे रिसीव हो रहा है 60, 45, 35, 30 एंड वाई से 65, 55, 40, 40। ठीक, अब इन्होंने हमें बताया है कि जो हमारे रिस्क प्रीमियम है वो 10% का है, और उन्होंने बोला है कि सॉरी, जो रेट ऑफ रिटर्न की इन्होंने बात करी है वो 10% है। फिर उन्होंने बोला है कि अब उसके ऊपर रिस्क प्रीमियम भी है, तो वो उन्होंने बोला है कि एक्सेस में एक्स वाले में है 2% एंड वाई वाले में है 8%। ओके, तो यहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली। अब हम आगे आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में हम लोग चार्ट बनाते हैं। ठीक, तो ये हमारा एक्स का इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हमारा वाई का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक, ईयर लिखे हुए इधर। यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर है। डिस्काउंट फैक्टर जो हम लोग एन्युटी और इन सब की बात करते थे, तो डिस्काउंट फैक्टर यानी कि फ्यूचर में रिसीव होना वाला अमाउंट अगर अब हम अभी रिसीव कर रहे हैं तो हमें कितने डिस्काउंटेड फैक्टर में वो रिसीव होगा। ठीक है, यानी रुपी की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 12% के हम लोगों ने डिस्काउंटेड फैक्टर का अगर हम यूज करते हैं तो फर्स्ट ईयर में 0.893 रुपी की वैल्यू है, सेकेंड ईयर में 0.797 है, देन 712 है, देन 0.635 है। ये 1 रुपी की वैल्यू है जो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है इन दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर। ओके, ये हमारे कैश इनफ्लोज है जो ऑलरेडी हमें सम में दिए हुए हैं हमारे पास 60, 45, 35, 30। देन उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये जो हमारे डिस्काउंटेड फैक्टर है उससे कैश इनफ्लो को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो हमारा जब हम वाई में देखते हैं तो वाई में क्या है, 18% है, और 18% को यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 18% है, तो हमने 18% के अकॉर्डिंग देखा है। यहाँ पे 12% के हिसाब से 1 रुपी की वैल्यू 0.893 थी और 18% के अकॉर्डिंग 0.847 है। ठीक है, ये टेबल से भी निकाल सकते हैं। और ये जो पहला वाला ना नेट प्रेजेंट वैल्यू वाला मेथड था जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ रहे थे, जहाँ पे डिस्काउंटेड फैक्टर और देख रहे थे ना, तो ये वहां से। ठीक है, तो ये उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं इन्वेस्टमेंट वाई के, और हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो ये हमारी वैल्यूज रिसीव हो जाती है। ऐड कर देते हैं, टोटल वैल्यू हम देख लेते हैं। एक्स की आ रही है 1,33,415 एंड वाई में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें रिसीव हो रहा है 1,56,485। ओके, तो दिस इज आवर चार्ट। अब हम लोग आ जाते हैं, क्या हमको मिला है। इन्वेस्टमेंट एक्स से क्या हुआ है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू के निकाल रहे हैं, यानी जितनी हमने कॉस्ट लगाई थी उस ये हमारी कॉस्ट थी 1,50,000। हमें ऑलरेडी पता था कि भाई हमने दोनों में 1,50,000 लगाई है। एक्स से हमें जो रिसीव हुआ है वो हुआ है 1,33,450। ठीक है, जो कि माइनस की वैल्यू है इसलिए क्योंकि 1,50,000 से कम है ये। और अगर हम वाई की बात करें तो वाई में हमें इतना एक्सेस में रिसीव हो रहा है। तो सिंपल हमें सामने सामने दिख रहा है कि भाई वाई में एक्सेस अमाउंट रिसीव हो रहा है एज इवन एट अ हायर डिस्काउंट रेट, एंड वाई में हम लोगों ने डिस्काउंटेड रेट भी हायर लगाया था, 8% था पहले, 15 था, देन 8 हम लोगों ने ऐड कर लिया था।
ठीक है, नहीं 12 था क्या, कितना था, ओके सॉरी 10 था, 10 के बाद 8 और तो 18% हो गया था। ठीक, तो इसमें हायर रेट था, उसमें 12 था, इसमें 18 था, तो हायर रेट ऑफ डिस्काउंट था इसमें। बट फिर भी हम देख रहे हैं कि हमें वाई में जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि एटलीस्ट ये हमें जितना हमने कॉस्ट लगाया है उससे ज्यादा हमें अर्न करके दे रहे हैं। ओके, तो ये हमारा रिस्क एडजस्टेड कट ऑफ रेट से हम लोगों ने असेसमेंट किया कि कौन सा हमारे लिए रिस्की प्रोजेक्ट है, कौन सा रिस्की प्रोजेक्ट नहीं। ओके, देन सेकेंड आ जाते हैं सर्टेनली। जब हम सर्टेनिटी की बात करते हैं, जब हम अकरेंस की बात करते हैं, यहाँ पर वो बात करी जाती है सर्टेनली इक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, जैसे उसमें हम लोगों ने इंक्रीजिंग वैल्यू की बात करी थी, इसमें रिडक्शन की बात करते हैं। ठीक है, रिड्यूस्ड एक्सपेक्टेड जो इनफ्लो है उसकी बात करते हैं सर्टेनली इक्विवेलेंट मेथड में। ओके, अब हम लोग इसका एग्जांपल देते हैं। देयर आर टू प्रोजेक्ट्स, हमारे पास दो प्रोजेक्ट है ए एंड बी। दो भी हो सकते हैं, आप अगर आपको जैसे और इजिली एक्सप्लेन करने के लिए समझना है तो आप दो तीन चार आगे भी प्रोजेक्ट्स बढ़ा सकते हैं भाई, क्योंकि आपको ऑप्शन चूज करना है। तो दो प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने लिए ए एंड बी, जिनमें हमारा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है 50,000 का। ओके, ठीक है, 50,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट है। द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो एंड द सर्टेनली कोएफिशिएंट, क्योंकि हम सर्टेनिटी की बात करते हैं तो हम कोएफिशिएंट वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमें दी गई है हमारे सम में, ये हमें कोएफिशिएंट वैल्यू दी हुई है, यानी पहले ही से इन्होंने रिडक्शन वाली वैल्यू निकाली है ना, इसलिए उन्होंने कोएफिशिएंट निकाला है जो सर्टेनिटी का कोएफिशिएंट है। ठीक, तो ये हमारी कोएफिशिएंट वैल्यू निकली हुई है प्रोजेक्ट ए की एंड प्रोजेक्ट बी की। अब इन्होंने हमें बता दिया है कि भाई रिस्क फ्री कट ऑफ रेट इनके पास 10% का है, यानी जैसे उसमें था, उसमें भी 10% था, बस उन्होंने रिस्क प्रीमियम जो हम लोगों ने था रिस्क आर एम जिसको बोलते हैं, उन्होंने बढ़ा लिया था 2 and 8%। इसमें इन्होंने हमें दिया हुआ है कि ऑलरेडी हमारा जो कट ऑफ रेट है वो 10% है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सम की तरफ। तो ये, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, ये तो दिया ही हुआ है, यानी प्रोजेक्ट ए में इन्होंने दिया है ये कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं और उसका कोएफिशिएंट दिए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके जो सर्टेनिटी वाला कैश इनफ्लो है हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारी कैश सर्टेनिटी कैश इनफ्लो की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जस्ट 28, 21 एंड 18,000। ओके, तो प्रोजेक्ट बी में भी हम यही करते हैं, कोएफिशिएंट की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी गई है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हम हमारी जो अभी करंट टाइम में कोएफिशिएंट वैल्यू है सर्टेनिटी की, उसका जो इतना भी इनफ्लो आ रहा है हम उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। ओके, तो ये हमने सिंपल सा कुछ नहीं किया है, बस ये कैश इनफ्लो निकाल लिया है दोनों ही प्रोजेक्ट्स में। अब हम लोग आगे वही नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड फैक्टर में आ जाते हैं। ठीक, ये तो वही पुराना वाला जो हम लोगों ने फर्स्ट वाले उसमें यूज किया था सॉल्यूशन में। डिस्काउंटेड फैक्टर इन्होंने कट ऑफ रेट दिया हुआ है 10%, तो 10% के हिसाब से जब हम चार्ट में देखेंगे ना, डिस्काउंटेड फैक्टर एनयूटी चार्ट में देखेंगे तो हम देखेंगे कि 1 रुपी की वैल्यू फर्स्ट ईयर में 0.909 है एंड सेकेंड ईयर में 0.826, देन 0.751, और ये दोनों में ही सेम है 10%, क्योंकि इसमें भी बोला है और प्रोजेक्ट बी में भी 10% बोला है, तो हमारे में ये दोनों डिस्काउंटेड फैक्टर की वैल्यू सेम होंगी। ओके, अब जो कैश इनफ्लो हमने यहाँ पर निकाला था कोएफिशिएंट के बाद, ठीक है, कोएफिशिएंट के बाद आप देख रहे हो ना, पहले ही एक बार रिडक्शन हो गया, दूसरी बार हम फिर रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब डिस्काउंटेड फैक्टर से तो हम लोगों ने डिस्काउंटेड फैक्टर निकाला, दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो अब हमारे पास करंट में हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई है। तो जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू 3 साल की आई है प्रोजेक्ट ए की, इट इज 56,316। और अगर हम लोग प्रोजेक्ट बी की बात करें, जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है हमारी रुपीज में, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंटेड फैक्टर इट इज 54,095 रुपीज। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं सिंपल सा सामने सामने कंपैरिजन हो रहा है। 50,000 जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो जितनी कॉस्ट हमने बियर करी है, जितनी कॉस्ट हमने इन्वेस्टमेंट में लगाई है, वो उस कॉस्ट में से हम जो हमें रिसीव हुआ है वो अमाउंट हम लेस कर रहे हैं, यानी ये अमाउंट हमें रिसीव हुआ है और माइनस 50,000। तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं दोनों में ही प्लस में आ रहा है, बट किस में ज्यादा आ रहा है, प्रोजेक्ट ए में। इट मीन्स कि हमारा प्रोजेक्ट ए बी से कम रिस्की है, as a net present value of project A is more than that of project B, so project A should be preferred। तो हमारा जो project A है वो
प्रेफर किया जाएगा। ये था सर्टेनली कोएफिशिएंट मेथड। ओके, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेंसिटिविटी टेक्निक की तरफ। सेंसिटिविटी टेक्निक आपको लग ही रहा होगा नाम से, सेंसिटिविटी से समथिंग रिलेटेड है। तो इसमें तीन चीजें आती हैं इसमें, मतलब बेसिकली वो जब भी हम असेसमेंट करते हैं तो हम इनफ्लोज को तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, अकरेंस के अकॉर्डिंग, एंड पेसिमिस्टिक। ठीक है, तो हम लोग इनको तीन कैटेगरीज बना लेते हैं। इफ यू टॉक अबाउट सेंसिटिविटी एंड अगर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस की बात करते हैं, टेक्निक की बात करते हैं। ओके, तो हम लोग सम लेते हैं, उससे पहले और थोड़ा सा समझ लेते हैं व्हाट इज सेंसिटिविटी एंड टेक्निक। Cash inflows may be discounted to find out the net present value under these three different situations. इन्होंने तीन डिफरेंट सिचुएशंस डाली हुई हैं। ठीक है, सेंस करने के लिए हमारे लॉसेस को, हमारे रिस्क को और अनसर्टेनिटी को ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक, इन्होंने तीन कैटेगरीज बना के काम करते हैं। ओके, तो if the net present value under the three situations differ widely, it implies that there is a great risk in the project and the investor's decision to accept or reject a project will depend upon the risk bearing activities. Okay, तो ये तीन सिचुएशंस बेसिकली हम लोग देखते हैं, और इन तीनों सिचुएशंस में हम ये देख के चलते हैं कि भाई हमें कौन सा हमारा जो फ्रूटफुल सिचुएशन है जहां हमें हमारा चीजें ऑप्टिमिस्टिकली काम कर रही हैं, कौन सा मोस्ट लाइकली अकरेंस हो रहा है, कहाँ पर हम पेसिमिस्टिकली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों ही सिचुएशन में रिस्क की एनालिसिस करते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक, इसमें है मिस्टर सेल्वा इज कंसिडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई। You are required to advise him about the acceptability of the project from the following information. Okay? तो यहाँ पर इन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है, हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई, जिसमें जो मिस्टर सिल्वा हैं इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट जो लगाया हुआ है, जो पैसा लगाया हुआ है, वो प्रोजेक्ट एक्स में भी 1 लाख है, प्रोजेक्ट वाई में भी 1 लाख का लगाया हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस हम सेम अमाउंट कॉस्टिंग इसलिए रखते हैं ताकि कंपैरिजन में इजी हो जाए कि हमें सेम अमाउंट लगाने पे कितना रिसीव हो रहा है। ओके, अब इन्होंने बोला कि जो इनको कैश इनफ्लो हो रहा है हर साल 5 सालों तक, इन्होंने बोला जो इनको फोरकास्ट करा है इन्होंने, कैश इनफ्लोज पर एनएम फॉर 5 years। ठीक, तो इन्होंने ऑप्टिमिस्टिकली बोला है प्रोजेक्ट ए में 60,000 5 years तक, एंड प्रोजेक्ट वाई में 55,000 रिसीव होता है। इफ वी टॉक अबाउट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन, और मोस्ट लाइकली अगर बोलेंगे तो जिसको हम लोग बोलते हैं ना रिस्क फ्री जोन, मोस्ट लाइकली इतना तो रिसीव होगा ही, तो वो उन्होंने जोन बनाया है 35 फॉर दी प्रोजेक्ट एक्स एंड 30 फॉर दी प्रोजेक्ट वाई। और अगर हम लोग पेसिमिस्टिकली बात करें तो इन्होंने प्रोजेक्ट एक्स के लिए 20,000 बोला है एंड प्रोजेक्ट वाई के लिए भी 20,000 बोला है। ठीक है, जो मिनिमम एक इन्होंने रेशियो बनाया हुआ है कि पेसिमिस्टिकली अगर हम लोग बात करें तो 20,000 तो हमारा आएगा आएगा ही, एंड मोस्ट लाइकली कितना आना चाहिए, वही 35 और 35 के अराउंड तो मिनिमम अगर हम लोग बात करें। ठीक, तो यहाँ पर उन्होंने ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ। ओके, अब इन्होंने क्योंकि हमें 5 सालों का बोला है, इन्होंने बोला है कि जो 5 years का रेशियो इन्होंने बना रखा है और हमें 5 years में इन्होंने वैल्यू दी है। ओके, और इन्होंने हमें बताया हुआ है, डिस्काउंटेड रेट भी बता दिया है भाई, 15% इनका डिस्काउंटेड रेट है। ओके, तो 15% के डिस्काउंटेड रेट के अकॉर्डिंग, और इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि पहले साल में इतना दूसरे साल में इतना, इन्होंने बोला है कि 15% डिस्काउंटेड रेट सबके लिए सेम है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक तीनों के लिए। तो हम तीनों में 15% का डिस्काउंटेड फैक्टर लगा देंगे, और ये एनुअल कैश इनफ्लो जो इन्होंने बताया था 60,000, और ये 5 years तक के लिए है। ठीक है, तो और फिर सेम सिमिलरली अगर हम मोस्ट लाइकली की बात करें तो 35, अभी हम लोग सिर्फ प्रोजेक्ट एक्स को देख रहे हैं। ओके क्लास,
तो ये कैश इनफ्लोज हैं, 5 सालों के लिए हैं, डिस्काउंटेड फैक्टर इन्होंने दे दिया है। ठीक है, अब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, ये पूरे हम लोग टेन्योर की निकाल रहे हैं, 5 इयर्स तक की। और ये तो हम लोग को पता ही है, ये वैल्यू होती है रुपी वन की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक, तो इन्होंने बोला कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज, इन्होंने जो हमें निकाला है 60,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 करके, तो हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.3522 से, तो हमारी ये वैल्यू निकल के आती है। अब इन्होंने बोला है नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 1 लाख रुपीज का। ठीक, तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 लाख, जो 1 लाख है हमारा, जो हम लोगों ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, जितनी कॉस्ट लगाई, उसको लेस कर देंगे। तो 2 लाख में से 2,01,132 में से हम लोग 1 लाख रेस्ट कर देंगे, तो हमारा ये रेस्ट अमाउंट बचेगा। ओके, सब में हम यही करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि नेट अमाउंट निकालने के लिए हमारी जो कॉस्ट है वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1 लाख की हमारी क्या कॉस्ट है, वो हमने इसमें से लेस कर दी। सिमिलरली मोस्ट लाइकली वाली सिचुएशन में जहाँ 35,000 था, उसमें भी हमने जब 5 इयर्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, तो वो ये हमारी निकल के आई। और इसमें से भी जब हम 1 लाख लेस कर देते हैं, तो हमारा जो बचता है, हमारा अमाउंट वो बचता है 17,327। ठीक है, फिर हम लोग बात कर रहे हैं, ये इन्होंने पेसिमिस्टिकली बात करी है कि मिनिमम इतना सिचुएशन, तो इसमें से हम लेस नहीं कर रहे हैं, ये एज इट इज रख रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें से हमने ये माना है कि 20,000 की वैल्यूएशन हमने करी हुई है। ठीक, तो ये वो वैल्यू है। प्रोजेक्ट वाई में भी हम वही देख रहे हैं, प्रोजेक्ट वाई में भी हम देख रहे हैं कि भाई ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में क्या है एंड मोस्ट लाइकली सिचुएशन में क्या है। तो हम दोनों ही सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, 1 लाख जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, तो हम उसमें से 1 लाख लेस कर देते हैं, ये लेस नहीं किया। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाती है, यहाँ 1 लाख लेस करेंगे तो 566 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारी दोनों की वैल्यूज निकल के आ गई। अब अगर हम लोग डिसीजन की तरफ आए, तो जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑन कैलकुलेटेड इंडिकेटेड दैट प्रोजेक्ट वाई इज मोर रिस्की एज कंपेयर टू प्रोजेक्ट एक्स। ठीक है, प्रोजेक्ट वाई हमारा ज्यादा रिस्की है अगर हम प्रोजेक्ट एक्स की बात करें कंपैरिजन में, बट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन इट इज मोर प्रॉफिटेबल ऑल्सो। बट वो प्रॉफिटेबल भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें प्रॉफिट्स भी ज्यादा अर्न हो रहे हैं और हमें रिस्की भी है हमारे लिए। और मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जब भी हम देखते हैं ना कि जहां पर रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व होता है, वहीं पे प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न हो रहे होते हैं। तो ये पूरी तरीके डिपेंड करता है कि आप उस रिस्क की तरफ जाओगे कि नहीं जाओगे, आपके मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी साउंड है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है कि आप इस तरह के रिस्क झेल सकते हो। तब जो पूरी तरीके से ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंस मैनेजर के ऊपर कि आप ज्यादा ज्यादा बेनिफिट के लिए ज्यादा रिस्क की तरफ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। ओके, नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी टेक्निक, सॉरी प्रोबेबिलिटी टेक्निक। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं किसी इवेंट के होने या नहीं होने की। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी की टेक्निक पे हम लोग प्रोबेबिलिटी, हम लोग को एग्जाम में फ्रीक्वेंसी जो होती है ना प्रोबेबिलिटी की, वो हमें दी रही है। ठीक है, जिससे हम एसेस कर पाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Probability technique refers to the each event of future happening are assigned with relative frequency probability। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फ्यूचर में किसी इवेंट के होने या नहीं होने पर डिपेंड करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, चांसेस कितने हैं उसके होने नहीं होने पे, उस पर डिपेंड करती है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर दिया गया द हायर प्रेजेंट वैल्यू में बी एक्सेप्टेड। तो जिसकी प्रेजेंट में वैल्यू ज्यादा हायर होगी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। अब यहाँ पर हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर बीइंग कंसिडर्ड, द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट ए एंड बी इज ₹10,000। ठीक है, इन्होंने दो हमें प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, ए और बी, और दोनों का इन्होंने बताया 10,000 उसका कॉस्ट है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ और इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी हुई है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन दी है, कैश इनफ्लो की दी है, 3 सालों की इन्फॉर्मेशन दी है, 10,000, 18,000, 8,000, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी दी है हमें। ओके, ठीक है, तो हमें दोनों की प्रोबेबिलिटी दी गई है और इन्होंने बोला कि 10,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट। फाइन, अब हम लोग देखते हैं
प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, क्योंकि हम ये देख रहे हैं ना कि प्रेजेंट में उस प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, वही हमारे लिए बेनिफिट है, इसका मतलब उसमें कम रिस्क है। तो हम लोग प्रोजेक्ट ए की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ए की वैल्यूज, तो ये हम लोगों ने 10% का, इन्होंने हमें जो डिस्काउंटेड फैक्टर बताया हुआ था वो 10% था। ओके, तो हम लोगों ने 10% के अकॉर्डिंग एन्युटी की या रुपी 1 की वैल्यू देख ली है, 0.9, 0.8 और 0.7, और उसके आगे भी, ठीक है। तो ये उसके बाद ये हमारे इनफ्लोज हैं, जो कैश के इनफ्लोज इन्होंने बता दिए थे हमें, और इन्होंने प्रोबेबिलिटी भी दी थी। अब हम लोग देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग, हम देख रहे हैं हमारी मॉनेटरी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो हम जब मॉनेटरी वैल्यू मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमारे यहाँ पे 2000, यहाँ पे 10,800 और यहाँ पे 1600, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, तो वो हमारी आ रही है 1818, और यहाँ पर जो ये इस वाली वैल्यू से हम देख रहे हैं तो हमारी 0.909 से 2000 की वैल्यू देख रहे हैं तो ये हमारी इतनी आ रही है। 0.826 से जब हम अपनी वैल्यू देख रहे हैं 10,000 की, तो हमारी 8,921 आ रही है। ओके, तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यूज आ रही है। अब हम इन तीनों प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करते हैं, ठीक है, तीनों साल का, क्योंकि हमें तो ये देखना है ना कि प्रेजेंट में हमारे प्रोजेक्ट ए की वैल्यू कितनी है, तो हम तीनों की टोटलिंग करते हैं, ठीक है। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू जो हम देख रहे हैं तो इट इज 11,941 है। और हमने जब स्टार्टिंग में कॉस्ट की बात करी थी कि कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है, तो इन्वेस्टमेंट हमने किया है 10,000 का। और नेट प्रेजेंट वैल्यू अब हम देख रहे हैं, जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी प्लस में आ रही है 1,940। ओके, ये हो गई प्रोजेक्ट ए की बात। सिमिलरली सेम चीजें अप्लाई करेंगे हम प्रोजेक्ट बी में, और प्रोजेक्ट बी में भी उसी तरह वैल्यूएशन करेंगे जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी के बाद जब हम यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में और मॉनेटरी वैल्यू को एसेस कर रहे हैं, 0.909 में मल्टीप्लाई करें 2400, तो हमारे प्रेजेंट वैल्यूज आ रही हैं। तो सिमिलरली हमें प्रोजेक्ट बी की भी प्रेजेंट वैल्यूज रिसीव हो गई। तो हम अब जब टोटल की बात कर रहे हैं, तो बी के प्रोजेक्ट में जब हम टोटल देख रहे हैं तो हमारा आ रहा है 11,223, और टोटल कॉस्ट हमने 10,000, दोनों ही प्रोजेक्ट में 10,000 लगाया था पैसा। फिर हमने अगर इसमें देखा प्रोजेक्ट बी में, तो हमें 1,223 रिसीव हो रहा है। तो अब हमारे पास क्लियर अमाउंट है कि हमें प्रोजेक्ट ए से कितना रिसीव हो रहा है। तो हम लोग जल्दी से देखिए, प्रोजेक्ट ए से 1941 और प्रोजेक्ट बी से 1223। ओके, so as net present value of project A is more than that of project B after taking into consideration the probability of cash inflows। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी पे बेस होता है, इसीलिए इसको प्रोबेबिलिटी टेक्निक बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे असेसमेंट हुआ और हमने देखा कि भाई प्रोजेक्ट ए में हमें ज्यादा अमाउंट रिसीव हो रहा है, और हमने इवन जितना भी डिस्काउंटेड फैक्टर था, जितना भी रिस्क था, प्रोबेबिलिटी थी, अक्रेंस, वो सब का कैलकुलेशन करके चेक किया। ओके, ये लास्ट टेक्निक है डिसीजन ट्री एनालिसिस। इसमें हम जो अपना जो कैलकुलेशंस करते हैं वो डिसीजन ट्री के फॉर्मेट में करते हैं, यानी ट्री के फॉर्मेट में करते हैं, जिसकी जैसे ब्रांचेस निकल के जाती हैं, सिमिलरली वैसा कुछ करते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको डिसीजन ट्री टेक्निक बोलते हैं। अलग अलग इन्वेस्टमेंट इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो अकरेंस देखा जाता है, कौन सी ब्रांच हमारे लिए ज्यादा रिस्की है, कौन सा इवेंट हमारे लिए ज्यादा रिस्की है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो इसमें भी जैसे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी वाले में देखा ना, टेक्निक में भी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, डिसीजन ट्री में भी प्रोबेबिलिटी से ही चेक किया जाता है। ओके, तो अगर हम लोग बात करें स्टेप्स की, हाउ कैन वी कैलकुलेट डिसीजन ट्री, तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, पहले डिफाइन दी प्रॉब्लम। सबसे पहले हम देखते हैं कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहले उसको, ये डिसीजन ट्री क्लास किसी भी आप चीज में यूज कर सकते हैं। इट इज काइंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट की तरीके होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, अगर ये इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर नहीं इम्प्लीमेंट होता है देन अगेन हम प्लानिंग की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट नहीं बनाते हैं। सिमिलरली इसी की तरह हम लोग डिसीजन ट्री भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। स्टेप 2 में हम लोग कहते हैं इवैल्यूएशन द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। फिर हम इवैल्यूएट करते हैं एक सर्टेन कॉस्ट लगाने के बाद हमारे पास अलग अलग क्या इवैल्यूएशन आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिकेटिंग द डिसीजन पॉइंट्स। अलग अलग हमारे कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे हम जिनका हम सिलेक्शन कर सकते हैं, जिन पे बेस होके हम डिसीजन ले सकते हैं।
देन असाइन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, और फिर हम प्रोबेबिलिटीज को मॉनेटरी वैल्यू में कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसा हमने अभी यहाँ पे किया। ठीक है, ये वाली जो मॉनेटरी वैल्यू है इसकी बात करी जा रही है, ये हम अपनी प्रोबेबिलिटी से ही निकाल रहे हैं। ओके, देन उसके बाद एनालिसिस, जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स और निकल के आते हैं उनका एनालिसिस करते हैं, जो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिटेड होता है हम उसको ऑप्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ओके, तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का क्राइटेरिया क्या होता है? इफ द नेट प्रेजेंट वैल्यू आर इन पॉजिटिव द प्रोजेक्ट में बी एक्सेप्टेड। तो इसमें जो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस में हम अपना अमाउंट लगा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि भाई अलग अलग जो हमने स्ट्रक्चरिंग करी है, अपना इन्वेस्टमेंट लगाया है, अगर हम उससे पॉजिटिव साइंस रिसीव हो रहे हैं तो इट मीन्स कि वो पूरा प्रोजेक्ट यानी पूरी डिसीजन ट्री एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज हम दूसरी डिसीजन ट्री बनाते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उन प्रोबेबिलिटीज को या उन सर्कमस्टांसेस को हम रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, तो अब हम लोग आते हैं हमारे एक एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। इसमें है मिस्टर कुमार is considering an investment proposal of rupees 40,000। ओके, इनके पास एक इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है 40,000 का, और इसमें इनको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ रहे हैं ड्यूरिंग द लेफ्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर एज अंडर। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने टोटल अमाउंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है इनके पास, कितने हैं, कॉस्ट है जिसकी 40,000। इन्होंने बोला है कि अलग अलग इवेंट की इन्होंने बात करी है, जिससे हमें जो अमाउंट रिसीव हो रहा है इट इज 16,000, 24,000 एंड 20,000। इन्होंने बोला है कि हमें इस तरह से इनफ्लोज आएंगे, तो किसमें हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट है और किस तरीके से हम करें, कौन सी प्रोबेबिलिटी हमारे लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। ठीक है, तो इन्होंने प्रोबेबिलिटी दी हुई है और इनफ्लोज की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट ईयर में हमारा ये था, इन्होंने बोला है कि ये हमने फर्स्ट ईयर का निकाल दिया है, फर्स्ट ईयर में हमें ये रिसीव हो रहा है, इस पे बेस होके हमारा आगे तक का हमको बताइए कि आगे तक के चांसेस क्या है। तो इन्होंने आगे भी दिया होगा, और ये इन्होंने दिया है सेकेंड ईयर कैश इनफ्लोज इन ईयर 1। अभी इन्होंने बोला है सेकेंड ईयर को बेस करते हुए इन्होंने बोला है सेकेंड ईयर, यानी फर्स्ट ईयर में इन्होंने 16,000 का एक इवेंट बताया था, सेकेंड इवेंट इन्होंने बताया था 24,000 का, और थर्ड इवेंट इन्होंने बताया था 20,000 का। ठीक है, इनका टोटल इन्वेस्टमेंट था 40,000। तो इन्होंने पूछा कि जब 60,000 का हमें इनफ्लो आ रहा है तो उसके रेशियोज क्या है, जब हमें 24,000 का इनफ्लो आ रहा है उसके रेशियोज क्या है, और जब हमें 20,000 का इनफ्लो आ रहा है तब हमारे उसके क्या सर्कमस्टांसेस है। यानी फर्स्ट ईयर में ये है, सेकेंड ईयर में इन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन और बता दी है भाई तीनों के अकरेंस के हिसाब से। तो जब 60,000 ये लेके चलते हैं तब इनके इनफ्लोज आ रहे हैं 30, 40 एंड 50,000, और ये उन्होंने उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे दी है। सिमिलरली 24,000 में भी हमें दे दिया और उसकी प्रोबेबिलिटीज दे दी है, चांसेस उसके अकरेंस के चांसेस दे दिए हैं। ठीक है, और 20,000 में हमें प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज ऑल वी हैव इन दी सम। ठीक है, ये हमें सम में ऑलरेडी गिवन है, और लास्ट में इन्होंने हमें ये भी बता दिया है कि भाई जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमारा 10% है। ठीक है, तो अब हमें बताइए कि ये प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, एक डिसीजन ट्री बनाते हैं। ठीक है, ये हमने अलग अलग कलर से इसलिए डिफाइन कर दिए है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो इन्होंने हमें सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, ये हम डिसीजन ट्री, ये इसकी ब्रांचेस हैं, फर्स्ट वाली ब्रांच पिंक है, फिर मस्टर्ड है एंड फिर स्काई ब्लू है। ओके, तो हमारे पास येलो में हमारा टोटल इन्होंने कॉस्ट बताई है भाई 40,000 है हमारे पास में। अब इन्होंने हमें जो प्रोबेबिलिटीज बताई थी ये 3, 5, 2। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के जो कैश इनफ्लोज आते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी थी, ये हमें ऑलरेडी दी हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि हमारे कितने हैं 16,000, 24,000 एंड 20,000 का इन्होंने हमें बताया, और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने हमें सेकेंड ईयर की भी इंफॉर्मेशन दी थी, या इन्होंने हमें सेकेंड ईयर की इंफॉर्मेशन दी हुई है 16, 24 और 20 के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करते चले आते हैं। ये सेकेंड ईयर की इंफॉर्मेशन है हमारे पास में और उनकी सेकेंड ईयर की प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो निकाल रहे हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर इनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाली है इनफ्लो की। ठीक,
ये नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद ये जो आप देख रहे हो ना जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा है, ये 2, ये जो 3 1 ईयर की थी और फिर हम लोग सेकेंड ईयर में आते हैं तो 0.2 और थी, तो 0.3 0.2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो 2 3 जा 6, तो हमारी यहाँ पे 6 आएगी, ठीक है, 3 6 जा 18, तो यहाँ पे 0.18 ये हमारी जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हैं, यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जब हमारे कैश के इनफ्लोज हैं उनकी जो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो कंबाइन करने के बाद हम इन प्रोबेबिलिटीज की जब हम टोटलिंग करते हैं तो 1 आता है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बात करते हैं ना कि अकरेंस 1 होना चाहिए, यानी किसी भी चीज की अगर हम अकरेंस की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो हमेशा 1 होनी चाहिए, यानी कि 100% होनी चाहिए। तो ये इसलिए हमारा यहाँ पे 1 आ रहा है अगर हम टोटल की बात करते हैं, ओके। अब इसके बाद इन्होंने बोला एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू, तो अब हम लोग इससे एक्सपेक्टेड जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है ये वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। यानी ये हमने निकाली कि जब हमारा 16,000 से 30 40 50 के रेशियो में आया था और ये हमारी प्रोबेबिलिटीज आई थी, तब हमारे ये रेशियोज निकल के आए थे, एंड देन उसके बाद एक्सपेक्टेड हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी। तो ऑब्वियसली आप देख रहे होगे इसमें सारे के सारे प्लस में है, माइनस में सिर्फ एक ही है फर्स्ट वाला और बाकी सारे हमारे प्लस में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग टोटल आउटपुट की बात कर रहे हैं इस 40,000 के इन्वेस्टमेंट से, अगर हम टोटल आउटपुट की बात कर रहे हैं तो हमारा टोटल आउटपुट प्लस में ही आ रहा है, प्लस 27,806.40, ठीक है। और हमने इन्वेस्टमेंट कितना किया था, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कितना 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे प्लस में आ रही हैं चीजें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी देखने के बाद भी यहाँ पर या डिस्काउंटेड रेट देखने के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यूज आ रही है वो प्लस में आ रही है। इट मीन्स कि जो आउटपुट है इस प्रपोजल का, ठीक है, वो हमारे लिए पॉजिटिव है, तो हम इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे, अलग अलग जो हमारी ईयर के इनफ्लोज हैं उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और क्योंकि पॉजिटिव में है इसलिए, ठीक। तो ये हमारा हो गया डिसीजन ट्री मॉडल। तो ये सारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के मॉडल्स थे या रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की टेक्निक्स थी, प्लस यहाँ पर आपका यूनिट 3 कंप्लीट होता है, ओके। ओके, आई होप कि आप सबने अपनी अटेंडेंस मेंशन कर दी होगी क्लास, ओके। जया, अनामिका, ईशा, श्रेयांश, अंकुर, प्रखर, अलका, अदिति, आकांक्षा, आर्या, श्रेया, शिवम, मुस्कान, हिमांशु, आकांक्षा, आयुष, अंजलि, आयुषी, तनुष्का, यशी, वंशिका, अभय, अनुष्का, नारायण, सिद्धार्थ, हर्षित, अनामिका, ओके। Is there anyone else? Okay, Riya, Sneha, okay, fine. Please do mention the attendance अगर किसी की रह गई है। और क्लास अगर किसी क्लास लेट ज्वाइन हुई है तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज सम करा रहे थे तो हम देख नहीं पाए उधर, ओके। आप बाद में हम इसका लिंक आपको शेयर कर देंगे, आप एक बार देख लेना। स्टार्टिंग के वैसे स्टार्टिंग में तो हम रिवीजन करा रहे थे, लास्ट 2 वाले हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे ना, उन्हीं का रिवीजन था, ओके। ओके देन, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा।